अच्छा, मैंने आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताना था ना, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम्पल प्रॉब्लम थी और वो मैंने टॉपिक छोड़ दिया था कि आप लोगों को आता होगा, लेकिन किसी ने कल कहा था कि मैम आप करवा दीजिएगा। तो हम पहले वो देख लेते हैं, देन हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ओके। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे उसी वक्त पूछ सकते हो। ओके। सिग्निफिकेंट फिगर्स आज जो हम सबसे पहले देखेंगे, आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करना है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके। मैम आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आप लोगों का कोई आई गेस पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपकी एग्जांपल्स दी हुई थी, दो थी आई गेस, लेकिन हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आई गेस 3 देख लिए थे। मेजरिंग टेप देख ली थी, वर्नियर कैलिपर देख लिया था, स्क्रू गेज देख लिया था और फिजिकल बैलेंस देख लिया था। उसके अलावा भी कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आज हम देख के इसे खत्म करेंगे। बेसिकली आप लोगों का जो ये वाला टॉपिक है ना, ये आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें ज्यादातर आता भी है तो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज वगैरह के जीरो एरर और लीस्ट काउंट वगैरह के बारे में वो पूछते हैं। बाकी जो है उनको भी हम लोग एक दफा देख लेंगे। आज हमने ये देखना है इंशाल्लाह। और इसके अलावा आज हम लोग कवर जो करेंगे वो प्रीफिक्स होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लेते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या हैं। अगर मैं इसका नाम देखूं तो मुझे नाम से ही पता क्या लग रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। और फिगर्स मतलब नंबर, इंपॉर्टेंट नंबर्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई भी ज्यादा, जिस तरह हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज और मीटर स्केल में देखा था कि मीटर से ज्यादा प्रिसाइज ये दिखाता था 0.1 तक, और इससे भी ज्यादा हमारे पास स्क्रू गेज दिखाता था 0.01 तक। ठीक है। इसी तरह मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो मुझे मेरा बॉडी का मास पता लगा 2 kg। ठीक है। फिर मैंने फिजिकल बैलेंस से नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल मैंने फिजिकल बैलेंस लिया और उससे भी वही मास बॉडी का किया तो उसने मुझे बताया 2.0 kg। ठीक है। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिया, उससे मैंने मेजर किया तो उसने मुझे बताया 2.0 kg। तो ये ज्यादा, जैसे जैसे मैं इंस्ट्रूमेंट अपने चेंज करती जा रही हूँ, नॉर्मल से बेहतर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक के बाद में अगर कोई इससे भी मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज करूँ तो वो मुझे बताएगा 2.00 kg है। तो सब मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं कि बॉडी का मास 2 kg है, लेकिन ये पॉइंट को भी शो कर रहे हैं, मतलब ये और मोर प्रिसाइज वैल्यू मुझे दिखा रहे हैं। ठीक है। तो हम यही देखेंगे कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट in a value and the first doubtful digit। आप लोग साथ साथ लिख रहे होते हो? यस मैम। ओके गुड, क्योंकि फिर अगर आप बोलो कि मैं यस रिकॉर्डेड से देख लूंगा या देख लूंगी तो फिर टाइम डबल डबल लगेगा। ठीक है। इससे अच्छा आप लोग साथ का साथ लिख लिया करो और फिर बाद में याद कर लिया करो, और कोशिश किया करो कि साथ का टॉपिक साथ कवर करो। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ये इसकी है कि डेफिनेशन है और इसमें कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम करते हैं कि क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं। ठीक है। तो वो हम वन बाय वन सारे रूल्स देखेंगे। अभी तक समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है। इसका सबसे पहला, इसके बेसिकली 5 होते हैं। सबसे पहला जो इसका रूल होता है वो होता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स कौन से होंगे? 1 से लेके 9 तक। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 539 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3। जीरो के अलावा अगर कोई भी ऐसा नंबर आ रहा है जो नॉन जीरो है, वो सारे आपके पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मेरे पास सपोज है 492652 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो आपके पास इसमें है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे लिए जो मसला स्टार्ट होता है वो जीरो का होता है।
ठीक है, अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो आपके पास सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये पहला तो बहुत इजी है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। अब आपका जीरो इंट्रोड्यूस होगा। क्या कहता है दूसरा रूल आपको, कि ऑल जीरो प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा नंबर है, वो दो नॉन जीरो डिजिट्स है ना, 2 और 1 नॉन जीरो डिजिट्स मतलब जिसमें जीरो ना हो, 1 to 9। तो 2 और 1 आपके पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स। या आपको ये कहता है कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर जीरो आ जाए, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर। इस केस में आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपके पास 5001 है, ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर दो जीरो आ रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। बट कंडीशन क्या है, कि वो दो दो नॉन जीरो डिजिट से उसे प्रोटेक्ट किया हुआ है इधर, और इसे भी फायदा मिल रहा है, ये भी काउंट हो रहा है सिग्निफिकेंट फिगर में। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, अब हम इसका थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल हमें ये कहता है कि ऑल जीरोस प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ नॉन डेसिमल। ये वाला जो वर्ड है ना, नॉन डेसिमल, इसको मैं फिलहाल हाईलाइट कर रही हूँ। नॉन डेसिमल नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले तो नॉन डेसिमल नंबर का क्या मतलब है, कि आपके उस नंबर में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। लाइक 500 ऐसे डेसिमल नहीं होना चाहिए। ये वाला पॉइंट उस नंबर के लिए वैलिड है जिसमें आपके पास डेसिमल नहीं होगा। इस वाले के लिए वैलिड है ये पॉइंट, इस वाले के लिए नहीं है वैलिड। नॉन डेसिमल का नंबर तो ये हो गया, मतलब तो ये हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, कि अगर जीरो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइट साइड। मेरी राइट साइड क्या है, ये है, मेरी राइट साइड ये है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, कि अगर तो वो राइट साइड पे प्रेजेंट है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर मेरे पास है 50000, एक नंबर, बहुत सारे आपके पास जीरोस हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, सिर्फ 1। अगर एक तो कंडीशन इस पॉइंट के लिए ये है कि आपके पास डेसिमल नहीं होना चाहिए। मैंने देख लिया कि भाई इसमें डेसिमल तो नहीं है, इसका मतलब है कि थर्ड पॉइंट इस पे वैलिड होगा। फिर दूसरा वो ये कहता है कि जितने भी जीरो राइट साइड पे होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो इसमें आपका कितना आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 1। आ रहा है समझ? Yes, ma'am. इसमें कितने Yes, ma'am. सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कोई मुझे बताएगा? एनीवन? 3, ma'am. हाँ, क्यों 3 है? 1. नो बेटा, यही चीज मैं आपको करने वाली हूँ। अब हमने दूसरा पॉइंट में ये डिस्कस किया था कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ होगा वो तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना। यहाँ पे अगर मैं इस जीरो को अभी नहीं कंसीडर करो, सिर्फ इसको कंसीडर करो, तो आपके पास ये दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं और इसको एक जीरो ने नॉन नॉन डिजिट्स नंबर को प्रोटेक्ट किया हुआ है ना। तो हमने सेकंड पॉइंट में यही डिस्कस किया था कि अगर जीरो दो नॉन डिजिट्स नंबर, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होगा तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना। तो Yes, ये ma'am. तीन तो हो गए Yes, सिग्निफिकेंट ma'am. फिगर, है ना। 505 तो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई ये तीन तो हैं हमारे पास। उसके बाद जो आपका ये नेक्स्ट जीरो है, ये थर्ड पॉइंट आपको क्या कहता है, कि राइट साइड पे अगर होगा और डेसिमल आपके पास नहीं होगा तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें डेसिमल नहीं है. नहीं है और ये राइट साइड पे ही जीरो आ रहा है ना, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। तो आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए आपके 3, पास? ma'am. गुड, समझ आ रहा है अब? 3. हम्म। अभी हम लोगों ने बात की, हमने ये देख लिया नॉन जीरो डिजिट्स को देख लिया, हमने ये देख लिया कि जीरो बीच में आ रहा है तो भी सिग्निफिकेंट होगा। तीसरे में हमने ये देख लिया कि डेसिमल नहीं होगा और राइट साइड पे होगा तो वो सिग्निफिकेंट जीरो नहीं होगा। अब फोर्थ पॉइंट जो होता है वो बेसिकली डेसिमल पॉइंट के लिए होता है। पहले वाले थर्ड पॉइंट में तो हमने डेसिमल को निकाल दिया था ना। अब फोर्थ जो होता है वो बेसिकली डेसिमल के लिए होता है। मैं लिख देती हूँ, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ऑल जीरोस प्रेजेंट ऑन right side of decimal number are significant figures,
पहली वाली रूल में और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहले वाला रूल ये कहता था कि अगर नॉन डेसिमल है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो राइट साइड पे जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें, ठीक है। वो किसके लिए था? वो नॉन डेसिमल के लिए वैलिड था, और उसमें ये था कि राइट साइड पे जितने भी जीरो होंगे वो डेसिमल नहीं होंगे। लेकिन ये आपको क्या कहता है? ये आपको कहता है कि अगर डेसिमल के बाद कोई जीरो आ रहा है राइट साइड पे, तो वो क्या होगा? वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेट सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। अगर मेरे पास ये है 0.20, ठीक है, राइट साइड वाला नहीं होगा, हम लेफ्ट साइड की सिर्फ, ये कौन सी साइड है? राइट साइड। राइट साइड वाला जीरो होगा, तो राइट साइड इसकी ये वाली है ना? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स होंगे? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। हालांकि टू। जो, हाँ, जो पिछले वाला केस था, इसमें जब आपके पास डेसिमल नहीं था तो ये वाला जीरो नहीं होता था, लेकिन डेसिमल वाले में ये वाला जीरो होगा। ठीक है, यहां तक कोई मसला? यस मैम। क्या मसला नो है? मैम। किसी ने बोला नहीं है। यस मैम? नो मैम। वो ओके, ठीक है। हमने 4 पॉइंट्स देख लिए। अब हमारे पास आखिरी पॉइंट है जो किसके रिलेटेड होता है? वो एक्सपोनेंट के रिलेटेड होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट क्या होता है, आप लोगों ने अभी आप लोगों का थर्ड टॉपिक वही है प्रीफिक्स वाला, मैं बता देती हूँ। एक्सपोनेंट इज बेसिकली, एक्सपोनेंट करके 10 की पावर होती है कुछ भी, ये एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, 10 की पावर कुछ भी होती है। हम लोग अक्सर देखते हैं, आप लोगों की आगे है क्या, किलो की क्या वैल्यू होती है एक्सपोनेंट? एनीवन? यूनिट्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, माइक्रो, गीगा, डेसी, सेंटी, इन सब की कोई ना कोई वैल्यू होती है, और किलो तो आई गेस सबसे मोस्ट कॉमन है। खैर, एक्सपोनेंट 3 होती है, ठीक है। एक्स माइक्रो की होती है एक्सपोनेंट -3, -6 सॉरी, ठीक है। इसी तरह इन सब की कोई ना कोई वैल्यूज होती हैं जो एक्सपोनेंट में आ रही होती हैं। तो बेसिकली एक्सपोनेंट क्या होता है? 10 रेज टू पावर कोई भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3। हम ये लिखते क्यों है? अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, ये, इसको मैं कैसे लिख लूंगी अपनी आसानी के लिए? ये तो छोटा नंबर है, आप इसके जीरो खुद मेंशन कर सकते हो, लेकिन जब मैं इसकी एक्सपोनेंट में पावर लिखूंगी तो ये कितने जीरो हैं? 3 हैं, तो मैं ऊपर 3 लिख दूंगी। छोटे नंबर में तो आप जीरो को एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है 1027 जिसमें आगे 27 जीरो है, कितना लंबा नंबर हो जाएगा। इसलिए हम अपनी ईज के लिए क्या कर लेते हैं? एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अच्छा, इस पॉइंट में क्या है कि आपका एक्सपोनेंट जितनी भी पावर होगी वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेट सपोज अगर आपके पास 6 इंटू 27 है, तो इसमें ये वाला पार्ट जो एक्सपोनेंट वाला है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसमें कितने फिगर्स होंगे सिग्निफिकेंट? सिर्फ 1। वन। वन। ओके, इसी तरह अब मुझे कोई बताए, मेरे पास है 6.023 एक्सपोनेंट 23, इसमें कितने हैं? 4। हाँ, ये वाला जीरो क्यों काउंट हुआ है? क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है ना, जी। 2 रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप लोगों की एग्जाम्पल प्रॉब्लम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग थी, अब वो हो जाएगी। अब आप लोग वो देख लेना, अब हम लोगों ने सारे रूल डिस्कस कर लिए हैं, तो अब आप लोग कर लोगे ना वो? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, और साथ साथ आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइजेस साथ साथ कर रहे हो? हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं ना, तो आपके नो पीछे मैम। एक्सरसाइज नहीं तो यही आपको पता है, ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगी, और मैं सिर्फ 2 डेज का टाइम दूंगी कि मुझे सबमिट करवाना है आपने। Okay, ma'am. ओके इसीलिए मैम। ताकि आप लोगों पे ज्यादा ओके बर्डन ना मैम। पड़े ना, आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये आज टॉपिक आप लोगों को किया है सिग्निफिकेंट फिगर का, हो सकता है कि एक्सरसाइज प्रॉब्लम में भी अगर आपका एग्जांपल है तो मे बी एक्सरसाइज में भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप जाके देखो, फिर उसको सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझसे उसी वक्त पूछो। जब मैंने असाइनमेंट दे दी और उसके बाद मुझे क्वेश्चन किए ना आपने, मिस ये समझ नहीं आ रहा, मिस ये कैसे होगा, तो मैंने कुछ भी नहीं बताना और नेगेटिव मार्किंग करनी है। ठीक है, Okay, ma'am. इसीलिए आप लोगों पे भी ओके ज्यादा मैम। बर्डन नहीं पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने ये फंडामेंटल क्वांटिटीज देख ली थी,
ड्राइव क्वांटिटीज भी हम लोग ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। हमने वर्नियर कैलिपर देख लिया, स्क्रू गेज देख लिया, फिजिकल बैलेंस, ये सारे आपके पास बेसिकली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें एक पार्ट मिसिंग है। इससे पहले जो आपका था वो था आपका, बुक खुली हुई है, बताओ क्या था फिजिकल बैलेंस के बाद, पता तो लगे बुक खुली हुई है कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ना, एकदम से सब चुप। यस मैम, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जिस तरह वेट की मशीन सी नहीं होती, वैसे ही एक मशीन सी होती है। उसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, उसको ना जीरो पे सेट करते हो। ठीक है, ये बेसिकली यूज किसके लिए होता है, ये मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बता रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले आप उसे जीरो पे सेट करोगे, उसके बाद आपने क्या करना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका आपको मास मेजर करना है तो वो आप उस पर रख लेते हो। ठीक है, और वो आपको मास बता देता है। उसके बाद आप दोबारा से नेक्स्ट को मेजर करने के लिए आपको पहले सेट जीरो करना होता है। जिस तरह हमारी वेट मशीन होती है वो भी तो यही होती है, जैसे ही हम उसके ऊपर खड़े होते हैं वो हमारा वेट बता देती है ना। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या यस होता है कि आप उस कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो और वो उसका क्या बता देता है, मास बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप लोगों का वो क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ये आपके सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये आपको ये बता रहे होते हैं कि ये क्या क्या मेजर कर रहे होते हैं। ये बेसिकली जो ज्यादा है ना इम्पोर्टेंट, ये आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा ये बोरिंग सा भी लग रहा होगा, है ना। यस मैम। चलो कोई नहीं, बस आज इंशाल्लाह हम इस सारी बोरियत को खत्म करके फिर कुछ फन लेके आएंगे। सही है, चलो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम में आप लोगों ने सुना होगा, शायद दादू माँ ने कभी बताया हो, नानों ने बताया हो कि पहले पहले जब घड़ियां नहीं होती थी वो किस तरह टाइम देखते होते थे। वो सूरज वगैरह और चांद की रोटेशन, अर्थ की रोटेशन, सूरज कितने पीक पे है, इन सब से ना आइडेंटिफाई करते थे कि टाइम क्या हो रहा है, पहले जब क्लॉक नहीं होती थी। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो आपको दिख रही है ना एटॉमिक क्लॉक का ही, पहले वाले लोग क्या करते थे, सूरज की पोजीशन देख के अभी पूरा सूरज सर पे है तो 12 बज गए हैं। आप लोगों ने एक बात नोट की है, जब एग्जैक्ट 12 बजते हैं ना, आप लोग कभी नोट करना, आप लोगों का साया नहीं रहता एग्जैक्ट 12 पे, क्योंकि चांद सूरज जो है ना बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है। इसी तरह वो फिर आइडेंटिफाई करते थे कि सूरज अभी इतना है, अभी मगरिब की तरफ इतना है, तो वो सारा करते होते थे। देन फिर आपके पास ये वाली जो दिख रही है ना आपको, ये एटॉमिक क्लॉक आई थी। ये किस तरह वर्क करती थी, इसमें आपका जो एटम यूज होता था वो होता था सीजियम 133, फ्रीक्वेंसी वगैरह ना। तो इसकी मदद से ये एटॉमिक क्लॉक, ये जो आपको दिख रही है इतनी बड़ी, फिर जैसे जैसे होता गया, जब हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं इंसान ऐसा है ना कि वो हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर आए थे, जो आपको जो है इतना कंप्यूटर के बारे में भी हम देखें तो आप लोगों ने सुना होगा कि इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे पहले जमाने में। ठीक है, फिर यस मैम। हाँ, फिर वही चीज क्या हुई, आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलेटर्स वगैरह इजाद हुए। ठीक है, फिर कैलकुलेटर अब तो मोबाइल में भी आने लग गया है। और पहले किसी ने सोचा था पहले जमाने में कि हम लोग एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस, जो वर्ल्ड के किसी भी कोने पे हो, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। स्काइप आया, पहले स्काइप और ईमो वगैरह पे होती थी, फिर व्हाट्सएप आया। ठीक है, तो ये बहुत ना जैसे जैसे जाते जा रहे हैं ना, और चीजें जो है इसमें ऐड होती जाएंगी। हमारी जब जनरेशन आएंगी ना, उनके टाइम पे और बहुत ज्यादा इजी हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस बेहतर से बेहतर की तलाश में लगे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास जो टॉपिक है वो क्या है, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच किसके लिए यूज होती है, एनी आइडिया। सेकंड को मेजर करने के लिए। बेसिकली टाइम ना, सेकंड क्या है, टाइम। टाइम मेजरमेंट के लिए यूज, आप लोगों के मोबाइल फोन में भी स्टॉप वॉच होती है, कभी खोल के देखिए, अलार्म वाले पार्ट में आ रही होती है। यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, टाइम मेजरमेंट के लिए यूज हो रही होती है। इसी स्टॉप वॉच की बेसिकली आपके पास टू और फर्दर टाइप्स होती हैं। क्या क्या होती हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। हाँ, हमारे मोबाइल फोन में जो होती है वो कौन सी होती है। डिजिटल। हाँ, क्यों, क्योंकि डिजिटल स्टॉप वॉच कौन सी होती है, जो इस तरह करके आपको दिखा रही होती है ना, 01 02 03। और मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैसी यस होती मैम। है, ये बनी हुई है। ठीक है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच इस तरह की होती है। अच्छा, अब दोनों में से बेहतर कौन सी है, डिजिटल स्टॉप वॉच ज्यादा बेहतर होती है। क्यों बेहतर होती है, क्योंकि आपके पास जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है वो कितना मेजर करती है,
वो 0.1 सेकेंड तक मेजर करती है, जबकि जो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है वो कितना मेजर करती है? 0.01। जिस तरह हमारे पास 0.01। जिस तरह हमारे पास वर्नियर और स्क्रू में था ना, स्क्रू बेहतर था क्योंकि वो ज्यादा स्मॉलेस्ट डायमेंशन को मेजर कर पाता था। इसी तरह पहले पहले मैकेनिकल स्टॉप वॉच थी, उसके बाद डिजिटल स्टॉप वॉच आई है। वही मैं कह रही हूँ ना कि इंसान बेहतर से बेहतर की तलाश में लगा रहता है। ठीक है। अब हम जब देखते हैं, अब तो एलेक्सा वगैरह भी आ गया है। एलेक्सा के बारे में पता है किसी को? यस मैम। क्या है एलेक्सा? मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, वो डायरेक्ट उसका आंसर दे देती है। हाँ, एलेक्सा बेसिकली मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था ना, वो भी होम ऑटोमेशन के बारे में था। होम ऑटोमेशन इज बेसिकली अबाउट कि अगर आप घर पे भी ना हो ना, तो आपने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ होता है घर में ही आईसीज वगैरह से। और आप लोग आगे, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल की ब्रांच पे जाते हो तो आप ये सारा पढ़ोगे। तो वो आप पूरा जो है एक सिस्टम बना लेते हो। उसमें ये होता है कि आप अगर आउट ऑफ होम हो ना, तो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन आप देख सकते हो कि जो है लाइट्स आप ऑफ ऑन कर सकते हो। ठीक है। हम लोगों का तो जो प्रोजेक्ट था वो तो हमने थोड़ा ज्यादा और इनहेंस करके बनाया था। हमने तो उसमें कुछ सेंसर्स वगैरह यूज किए थे, जिसकी मदद से अगर कोई आपके घर में आ रहा है तो आप उसकी मोशन को डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये सब ठीक है। तो ये सब है। इसी होम ऑटोमेशन की तरह ही अलेक्सा भी होती है। वो फिर आप उसकी मदद से भी जो है उसमें आप बोल के बता सकते हो कि अलेक्सा ये बंद कर दो, अलेक्सा ये कर दो, अलेक्सा वो कर दो। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आते जा रहे हैं ना, और आपको क्या लगता है ये चीज अच्छी है? जो ये यस हम मैम। ये अच्छी चीज नहीं है, यस मैम। क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये जिस जिस तरह हम अपनी लाइफ में और इजी लेके आते जा रहे हैं, क्या ये अच्छा है? नो मैम। क्योंकि हम सुस्त होते जा रहे हैं ना, हम चीजों के ऊपर डिपेंड करने लग गए हैं। ठीक है। अच्छा खैर, हम थोड़ा ट्रैक से हिल गए। यहाँ तक समझ आ गया? यस यस मैम। मैम। ठीक है। इसी यस तरह मैम। ये डिजिटल स्टॉप वॉच है। इसके बाद जो है ना आपके पास प्रीफिक्स है, ये हम देख लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ, फिर हम यहाँ से देख लेंगे। बस आप लोगों का वो बोरिंग पार्ट खत्म होने वाला है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बोरिंग थे। खैर, अब आपके पास क्या है? प्रीफिक्स। प्री का क्या मतलब होता है? पहले, है ना। इसमें बेसिकली ये होता है कि बिफोर यूनिट, यूनिट से पहले मैम जो भी। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस मैम। ओके। ठीक है। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? प्री का मतलब पहले होता है ना। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि यूनिट से पहले जो भी चीज आ रही होती है ना, वो प्रीफिक्स कहलाती है। ठीक है। ये भी वही होता है, एक्सपोनेंट पावर जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना पहले, ये यही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको यस मैम। बोलती हूँ मास ऑफ अर्थ क्या होता है, मास ऑफ अर्थ इज 6 exponent 27 ग्राम, आई गेस यही होता है। ठीक है। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 27 दफा जीरो लिखने पड़ेंगे, है ना। बहुत लंबी वैल्यू हो जाएगी। इसलिए मैंने अपनी ईज के लिए क्या किया, उसकी पावर में करके लिख दिया। ठीक है। अब ये जो एक्सपोनेंट 27 है ना, ये किसी ना किसी चीज के इक्वल होगा, और वो आपके पास क्या कहलाती है? प्रीफिक्स। ठीक है। और अगर मैं इसको जो है फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई बहुत ही छोटा नंबर है एक्सपोनेंट -24, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 0.000024 लिखने पड़ेंगे। और इसमें क्या एक्यूरेसी आएगी? इसमें ज्यादा एक्यूरेसी होगी या इसमें होगी एक्यूरेसी? मैम पहले वाले में वो प्रीफिक्स में। ऊपर हाँ, वाले में। क्योंकि इसमें मैं मिस्टेक्स कर सकती हूँ। 24 जीरो की जगह मैंने काउंटिंग में मिस्टेक कर दी, और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी इसके लिए उसकी पावर रख देते हैं, और इन पावर्स के आगे नेम्स भी हैं। लेट सपोज अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई भी बॉडी है जिसका है 20,000 ग्राम। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 20 के बाद ये जो 3 है, इसको मैंने लिख दिया एक्सपोनेंट 3। और ये किसके इक्वल होती है? एक्सपोनेंट 3 किलो के। ठीक है। तो मैं एक्सपोनेंट 3 की जगह क्या लिख दूंगी? के। ठीक है। और अब इसके बारे में जब मैं किलो को देखूंगी, मुझे पता होगा, ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जो आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे ना, उसमें यह होगा। हम देख लेते हैं। ये पूरा इसका एक टेबल है। समझ आ गया प्रीफिक्स क्या होता है? यूनिट से पहले जो भी चीज होगी वो, जिस तरह ये है, ये हमने जब सॉल्व किया था, ये ग्राम था ना।
ग्राम। और इससे पहले हमने क्या लगाया, एक्सपोनेंट 23। तो यूनिट से पहले जो भी चीज होगी वो क्या होगी, आपकी प्रीफिक्स। यही हमने बात डिस्कस की थी ना। अब जब हमने एक्सपोनेंट Yes. 3 के बाद किलो लिख दिया, मैं इसमें भी देखूं, मेरे पास लिखा हुआ है 20 kg, मुझे पता है ग्राम मास की यूनिट है, ठीक है। तो मास से पहले क्या है, ये किलो है ना, तो ये क्या होगा आपके पास, प्रीफिक्स। गॉट इट। Correct. Yes. अच्छा, अब हम लोग अपनी बुक का देख लेते हैं, जो आप लोगों को टेबल याद करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली आपके दो टेबल्स हैं, एक ये लेस देन 1 वाला है, ये बेसिकली एक ये है और एक ये है, ठीक है। ऊपर वाले में आपकी जो है पॉजिटिव में पावर्स हैं और नीचे वाले में आपके पास नेगेटिव में पावर है। तो ये आपको सारा याद करना पड़ेगा, टेरा, गीगा, मीगा, किलो, किलो, हेक्टो, बीका, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ये भी याद करना पड़ेगा कि कौन किसके साथ रिप्रेजेंट होता है। हमने एक्सपोनेंट 3 की बात की थी ना, ये रहा एक्सपोनेंट 3, ये किसके इक्वल है, किलो। यही बात की थी हमने। इसमें कुछ कॉमन है जो ज्यादातर Yeah. यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग टेबल याद कर लीजिएगा, Yes, ma'am. ठीक है। मैं बता देती हूँ, वैसे ज्यादातर आप आगे भी जो यूज करोगे वो मिली होता है, माइक्रो होता है, नैनो होता है, इसमें आपके पास किलो होता है, मेगा होता है, ठीक है। ये दो दो दफा हो गया, अच्छा, ये दो दो ये यहाँ पे भी है, ठीक है। बस ये आपको टेबल याद करना है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल किलो है, तो आप क्या याद करोगे कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, और इसकी पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट 3। ये यही खोल के लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मैथ्स में लिखा हुआ है, ये 1000 है, ये सब रहने दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप खुद भी इससे देख के कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, जिस तरह मेगा है ये रिप्रेजेंट एम से होगा और इसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट 6। ओके, Okay. गॉट इट। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ तक कोई क्वेश्चन? No, ma'am. चलो सही है, No, ma'am. चलो सही है। हो सकता है आप लोग की अगर मेरे साथ मंडे को क्लास है तो मैंने आपको शायद बताया था 10 मिनट का एक क्विज ले लूंगी मैं आप लोगों का, ठीक है। ताकि आप लोग साथ साथ कवर करते जाओ, और आप लोगों ने क्या करना है, असाइनमेंट भी साथ साथ कवर करनी है, साथ साथ करते जाओ ताकि एंड टाइम पे जो है ना Okay, वो ना ma'am. हो, ठीक है। और ये टॉपिक्स पढ़ Okay, ma'am. Okay, लेना, ma'am. कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लेना आप लोग, ठीक है। और अब हमारे बोरिंग टॉपिक्स खत्म हो गए हैं फाइनली। मैम कौन सी असाइनमेंट? असाइनमेंट बेटा, मैं आप लोगों का जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना तब मैं आपसे असाइनमेंट लूंगी। उसमें ये होगा कि चैप्टर के जो एंड में आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना उनका, ठीक है। ओके मैम। Yes, ma'am. ओके, अच्छा, मैंने बेसिकली आप लोगों को ना पेपर अटेम्प्ट का भी बताना था। एक मिनट, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, नहीं मैंने स्क्रीन वो की हुई है, हाँ। ये देखो, आप लोगों को फेडरल बोर्ड के बारे में पता होगा, नाम सुना हुआ होगा, नहीं सुना हुआ? No, ma'am. No, ma'am. ओके, फेडरल बोर्ड में ये होता है कि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहा है ना, तो आप उसका सिर्फ एक लाइन में भी आंसर लिख लो, लेकिन उसकी रीजन सही लिख लो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन सिंध बोर्ड में ऐसा नहीं होता। सिंध बोर्ड में जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है ना, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। लेट सपोज एग्जामिनर ने आपसे पूछा है स्टॉप वॉच के बारे में, ठीक है। तो एक बच्चा है, उसने एक ही पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया, उसने बता दिया है कि स्टॉप वॉच टाइम मेजरमेंट के लिए यूज होती है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक होती है, डिजिटल होती है, इसकी इतनी प्रिसाइज वैल्यू तक ये मेजर कर सकता है, ठीक है। एक बच्चे ने ऐसा अटेम्प्ट किया है। और मैं कैसा अटेम्प्ट कर रही हूँ, मैंने सबसे पहले आपकी स्टॉप वॉच की हेडिंग डाली है, ठीक है। फिर मैंने उसको एक खूबसूरत से लिखा है कि वो टाइम मेजरमेंट के लिए यूज होती है। फिर मैंने लिखा है, हेडिंग डाली है, टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, और मैंने नंबरिंग देके लिखा है, 1 टाइप ये है, 2 टाइप ये है। और देन मैंने फर्स्ट टाइप जो भी थी मेरी मैकेनिकल की हेडिंग डाली है, उसके बारे में लिखा है, और फिर डिजिटल के बारे में लिखा है। तो बताओ किस, आप लोग हो, समझो आप लोग एग्जामिनर हो, किसको ज्यादा मार्क्स दोगे? मैं दूसरे लोगों. ठीक है, तो आपने प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा ख्याल देना रखना है। कभी कभार Yes, तो ma'am. ये भी कहा जाता है कि एग्जामिनर, क्योंकि आपको पता है बोर्ड की कॉपी चेक करने में आपको जो है पर कॉपी कुछ अमाउंट मिलती है, तो हर एक की यही कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा चेक करे, सही। लेकिन आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% श्योर हो कि यार इसका आंसर तो बिल्कुल यही है,
ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर पे जो आपका इंप्रेशन पड़ेगा ना कि ये पढ़ने वाला बच्चा है या नहीं, वो आपके स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस देख के ही पता लग जाता है। तो स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि जो जिसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आती हो, जिसमें ज्यादा हेडिंग्स डल सके, ग्राफ्स बन सके, फिगर्स ड्रॉ, और फिजिक्स में जो है आपको फिगर्स वगैरह भी ड्रॉ करनी होती हैं। ठीक है, तो हम ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें देखते जाएंगे। कोशिश ओके मैम। करना जो आप लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे फॉर असाइनमेंट, उसमें प्रेजेंटेशन दो। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे ना फिर आदत हो जाएगी। ओके, Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैम। चलो सही, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।